आज़ाद कश्मीर का मैंडेट आपकी नज़र में किसके पास आएगा? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई तीसरा खिलाड़ी हम देख सकते हैं कि मैदान में उतरता हुआ हमें नजर आएगा? वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई गैर मुतवक्के सियासी खिलाड़ी दफाबाजी ले जाएगा? देखिए, इस तरह से है कि रवायती तौर के ऊपर तो जो इस्लामाबाद में हुक्मरान जमात होती है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस होते हैं वो जीत जाती है। और ये हमने देखा है कि अक्सर औकात जब अगर दूसरी हुकूमत होती भी है आज़ाद एजेके में, तो इस्लामाबाद में अगर नई कोई हुकूमत बनती है तो वो फिर कुछ ना कुछ करके अपने ही मुताबिकत अपने से मुताबिकत रखने वाली पार्टी को वहां पे एजेके में इक़्तिदार दिलवा देती है। मगर इस बार मामला कुछ पेचीदा है और मुख्तलिफ है माजी के अदवार से, और वो उसकी एक बड़ी वजह यह कि अभी वहां पर जो एक तहरीक चल रही थी, बल्कि चल रही है, जो कि उसमें बहुत बड़ा, जो तो बहुत से मुतालबात है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुतालबा उसमें इलेक्शंस की और जमहूरी इस्लाहात है। और उस लिहाज से एक कॉन्फ्रंटेशन भी दिखाई देती है इस्लामाबाद के साथ। तो अगर तो ये इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर इस बार जो पब्लिक मूड है वो इस्लामाबाद के खिलाफ शायद वोट करेगा, यानी हुक्मरान जमात के, जिनको वो समझते हैं कि वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे बल्कि उल्टा वहां पे मारपीट हो रही है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन अब मसला ये है कि ये एक रिवायत भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वहाँ पे जड़ें हैं बड़ी पुरानी, और उनका एक मुतालबा भी है यही आने वाले जो मुख्तलिफ जिसे कहना चाहिए बारगेनिंग होती है जिस तरह से इक़्तिदार के हवाले से, कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको हुकूमत मिल गई है, पीपीपी को बलूचिस्तान में भी मिली हुई है, सिंध में भी मिली हुई है, प्रेसिडेंसी भी मिली है, और अब अगर एजेके मिलेगा तो शायद फिर वो कुछ दीगर जो अहम अमूर हैं आईनी तरमीम के हवाले से वहां पर ये कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें इस वक्त की हुक्मरान जमात के साथ। और यही अफसोसनाक बात है कि इस तरह से इन हालात में जब इलेक्शन होते हैं और इस तरह से एजेके में इक़्तिदार की तकसीम होती है तो फिर यकीनन वहाँ के लोग जो हैं वो सवाल भी करते हैं और वो अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। तो अगर मारूजी तौर पर देखा जाए तो मुनक़सिम मैंडेट होगा, मुख्तलिफ पार्टियों में बटा हुआ, और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। किसी को भी कोई मेजॉरिटी नहीं मिलने की इस बार, चाहे जितना भी जोर लगा लें, क्योंकि एक पब्लिक मूड बना हुआ है जो कि इस्लामाबाद में हुक्मरान जमात की पॉलिसीज के खिलाफ है। जी ठीक है। रजा साहब, यहाँ पे ये भी फरमाएगा कि जो एक मरहलावार इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, जो कि हमने भी पहली दफ़ा देखा है, क्या ये किसी एक पार्टी को फ़ायदा देगा, स्पेशली अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात की जाए? देखिए, मरहलावार इंतखाबात का फ़ायदा तो तब होता है कि अगर उन मरहलों के दरमियान जो है कुछ फरिश्ते आकर तो अपनी इंटरवेंशन करें, तो वरना तो जो एक पब्लिक मूड है वो है, और उससे कोई, मेरे ख्याल से किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता ये जो इस्तेकाम पार्टी की एक कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, तो शायद मेरे ख्याल से ये कुछ उनके हक में जाए, क्योंकि उसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, और यही ख्याल है कि एक तरीके से जो एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर भी ये पार्टी जो है वो मौजूद रहेगी। सही है, ठीक है रजा साहब। शहजाद साहब, आप कहिएगा, जो काम पंजाब में हो रहे हैं वही तरक्की का मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कल अपनी तकरीर में ये कहा था, तो क्या पंजाब की तरक्की का जो मॉडल है वो आज़ाद कश्मीर के वोटर्स को मुतासर कर पाएगा? अच्छा, एक तो सवाल आप बहुत मुश्किल पूछ रही हैं आजकल हमसे, और हमारी मजबूरी ये है कि हम शाहजहां की कहानी पूरी सुना भी नहीं सकते आपको, तो उसको अधूरा ही छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अब ये सिलसिला यूं है कि आप कह रही हैं कि सिलेक्शन का क्या बनेगा। मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इलेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, कि कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो कि इस इलेक्शन में हिस्सेदार नहीं होंगी। एक पीटीआई का तो मुझे अंदाजा है कि उनको शायद इजाज़त नहीं मिली और उनके कुछ उम्मीदवार शायद आज़ाद खड़े होंगे, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई इतने बड़े? पीटीआई ने जी बॉयकॉट किया, पीटीआई ने बॉयकॉट किया है, और वो और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि बाकी जो लोग हैं, क्या वो बाकी पॉलिटिकल एंटिटीज जो हैं वो उनको इजाजत है इसमें? तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन की जो पायदारी होगी
उसका ताल्लुक, या साख, उसका ताल्लुक किससे होगा कि कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी वोटर्स भी और कैंडिडेट्स भी। और अगर कुछ हिस्सा या कुछ बड़ा हिस्सा उसका ऐसा है जो कि हिस्सा नहीं ले सकता या नहीं ले पाता, या वोटर्स का टर्नआउट इतना लो हो जाता है, तो उससे चाहे जो मर्जी रिजल्ट निकल जाए और जो मर्जी पार्टी ऊपर आ जाए, वो मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंस नहीं कैरी कर पाएगी जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये तो एक ऐसा असूल है जो कि हमें बयान करते हुए घबराना नहीं चाहिए। ये दुनिया भर में ये असूल लागू होता है। अब किस तरीके से जो जीतेगा, जो भी जीतेगा, अब वो दो तीन ही रह जाएंगी पार्टी, जिस तरीके से जिक्र हुआ हमारे दोस्तों का, जो उन्होंने जिक्र किया, तो बिल्कुल ठीक किया कि वही दो तीन नाम है। तो वो दो तीन तो अभी तक तो कोलिशन बना लेते हैं एंड में आके, और कोलिशन के साथ गुजारा कर लेते हैं। इस दफा शायद ये कोशिश हो कि कोलिशन अब इस्तेहकाम के साथ मिलकर बनाई जाए। अब उसके ऊपर डिपेंडेंट ये है कि कौन इन दोनों में से आगे निकलता है। गिलगित बल्तिस्तान तो हमने किसी को दे दिया, वो उनके हकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी जो तरक्की की बात कर रहे हैं, शायद अब उनकी बारी हो, उनके साथ इस्तेकाम मिल जाए और उससे हमें फिर आज़ाद कश्मीर को इस्तेकाम मैसर आ जाए। बड़ी बात मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में और इस इलेक्शन को हल्का नहीं लेना चाहिए जो होने जा रहा है। ना ही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जो हो चुका हमें हल्का लेना चाहिए था, ना वो हुआ। उसके अंदर हकूक की बात थी, और उस हकूक की बात अब आप बिलावल भुट्टो की जुबानी हमारे उनके बयानात में भी और शायद पार्लियामेंट में भी किसी जगह पे जाके सामने आएगी, और देखा जाएगा कि फिर जो पार्लियामेंट है उसके बारे में क्या फैसला करती है। एक बहुत ही कहते हैं कलीदी और इम्पोर्टेंट और अहम फैसला होगा जो भी हमारी पार्लियामेंट उस पर करेगी, और उसको पार्लियामेंट को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आईनी तब्दीलियां कही जा रही हैं आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी उतनी ही अहम है जितनी के, और ये आइन साजी का मामला है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात हुई जो पहले जिक्र हुआ, जैगब साहब ने भी किया और रजा रूमी साहब ने भी, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो भी सामने आए उसका इम्तिहान ये नहीं है कि वो कितनी तरक्की करता है या वो किस तरीके से अपने मामला के ऊपर वो स्लोगनियरिंग करता है। वो बात यह है कि वो जो आइन की बात हो रही है उसको किस हद तक आगे लेके जा सकते हैं। और उससे ज्यादा मैं बात उसके बाद खत्म करता हूं, उससे भी ज्यादा अहम ये है कि ये एक एक्सटेंडेड प्रॉब्लम है किसी और जगह का। यानी जब आप जम्मू कश्मीर को बहसियत मजबूरी देखते हैं, वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के पास है उसको हम इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। ये हिस्सा जो पाकिस्तान का, ये दर हकीकत तो एक हिस्सा है ना। उस एक हिस्से का मुआवजा कभी ना कभी तो किया जाएगा। बिल्कुल। तो असल मसला इन लोगों का वहां पे इसकी साख को मानना, इसको अपने स्टेबिलिटी को कायम रखना, एक अंदाज में गवर्नेंस के ऊपर खुश और सेटिस्फाइड होना, सही। ये वो चीजें जो मैटर करेंगी। आज तक आजाद जम्मू कश्मीर पे मैंने ये तो होता देखा नहीं है, लेकिन अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब आपके चेहरे पे एक आईना दिखाया जाएगा जिसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि आपने असल में वो जो काम नहीं किया वो करने का वक्त हो चुका है, बल्कि गुजर चुका है। तो यानी देर हो गई। चीजें करनी पड़े, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि इलेक्शन किसी काम के हैं या किसी काम के नहीं। सही, ठीक है। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम देखकर ऐसा लग रहा है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम साबित होंगे? मैं इससे पहले कि हम सियासी जमातों की बात करें और किसको क्या मिलने की तवक्को है इन इंतखाबात से, मेरा ख्याल है सियासत के बारे में भी थोड़ी बात करना जरूरी है। देखिए, ये जो दर्जन भर हुकूमतें आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तक बनी है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, वो हमेशा वो ही हुई हैं जो वफाक की हामी थी या उन्हीं जमातों से वो बनाई गई हैं जिनकी वफाक में हुकूमत रही है। तो देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, ये महज इत्तेफाक तो नहीं है कि हर इलेक्शन के अंदर वही नतीजा निकले जो कि वफाक चाहता है। और इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन हुआ है तो उससे सियासत को और सियासत की साख को नुकसान ही पहुंचा है। ये लोगों को बात ये अच्छी नहीं लगेगी मेरी, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा इंतखाब वहां पर याद नहीं है या हुकूमती तब्दीली वहां पर याद नहीं है जिसने सियासत को सहारा दिया हो, पाकिस्तान भर की सियासत को सहारा दिया हो, मजबूत किया और लोगों का ईमान उसके ऊपर बढ़ाया होगा। वो हमेशा, क्योंकि जिस तरह की मैनिपुलेशंस करनी होती है वो कमजोर है।
इतना जरूर होता है कि अगर कोई वफाक मुखालिफ हुकूमत वहां पर आ जाए तो वो छोटे मोटे मसले जो है वो वफाक के लिए क्रिएट कर सकती है, जिसको अवॉइड करने के लिए कोशिश यही की जाती है कि वफाक की मर्जी के मुताबिक हो। इस दफा क्योंकि वफाक के अंदर भी एक अजीबोगरीब किस्म का हाइब्रिड है, दो बड़ी जमातें जो हैं वो साथ मिलकर मामला चलाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए यही दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो हमें आजाद कश्मीर में भी मारता आ रहा नजर आ रही हैं। लेकिन ये जो इंतखाबी अमल है, इससे कतई नजर के वो मरहबलावार है या एक ही दिन के अंदर वो हो रहा है, इसके भी सियासत के ऊपर मुझे मेरी नजर में वही असरात होंगे जो पहले हुए हैं। लोगों का कोई ईमान बढ़ेगा नहीं सियासत के ऊपर या इंतखाबी अमल के ऊपर, उनको कोई उनका यकीन जो है या ईमान जो है वो मजीद पुख्ता नहीं होगा। तो इसके अंदर दिलचस्पी का जो एलिमेंट है मेरे लिए कम से कम वो सिर्फ यही है, ये नवाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट कि वो वहाँ के वजीर आजम बनना चाहते हैं। तो मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप इसको देखें तो उसमें क्या हर्ज है। आज तक कोई मेन स्ट्रीम सियासतदान तो आजाद कश्मीर की हुकूमत उसने नहीं चलाई है। तो अगर एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात का सरबराह भी है, मकसददार वजीर आजम भी रह चुका है, इस वक्त भी वफाकी हुकूमत में उसका बहुत ज्यादा असर रसूख है, तो वो अगर आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो मुझे 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 नहीं समझ आती कि इसमें हर्ज क्या है। लेकिन मैं बहुत कोई डीपली रीड नहीं करना चाह रहा इन इंतखाबात के असरात पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या मुल्क की मजमूई सूरत हाल के ऊपर। सही, ठीक है।